हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं जो क्लास 12th की जो पीसीएमबी है उसका पहला अध्याय जिसका नाम है प्रकाश। तो सबसे पहले अपन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं यानी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको देख लेते हैं। इनसे हमारे ऑब्जेक्टिव बनने के चांस रहते हैं। इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे यानी पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था न्यूटन ने। दूसरा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था हाइगेन ने। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था मैक्सवेल ने। प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति की विचारधारा किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति की विचारधारा अगर किसी ने दी थी तो वो थे डी ब्रोंगली। याद रखना, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति अल्बर्ट आइंस्टाइन और पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति जो है वो डी ब्रोंगली। अपवर्तन के दूसरे नियम के खोजकर्ता कौन है? तो स्नेल। स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई और अपॉन साइन आर। जब अपन आगे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो इस नियम को अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगला है अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं ये विकल्प में पूछा जाता है। चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी, किताब, दर्पण, पत्थर, लकड़ी, कागज। तो सीधी बात आपको बता दें, जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो अदीप्त कहलाती हैं और जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया? तो जैसे चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं है, मेज, कुर्सी, किताब, दर्पण इनका खुद का प्रकाश नहीं है, इसीलिए ये अदीप्त है। और इसी प्रकार से नीचे लिखी हुई हैं अपनी कौन सी दीप्त वस्तुएं। फिर स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास कितना होता है? तो स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास होता है हमारा 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक। कहाँ से लेकर के? 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक। अब बीच में एक ये छूट गया अपना क्या? दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जुगनू, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च, बिजली का बल्ब आदि, ये सब जो हैं ये क्या कहलाती है? हमारी दीप्त वस्तु। जैसे टॉर्च अपन जलाते हैं उसका खुद का प्रकाश होता है, जुगनू का खुद का प्रकाश होता है, जलती हुई मोमबत्ती तो मोमबत्ती जल रही है यानी खुद का प्रकाश है। क्लियर? अगला पॉइंट 11वां, प्रकाश का जो रंग है वो किससे पहचाना जाता है? तो वह पहचाना जाता है तरंगदैर्ध्य से। आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो आइरिस के बीच में जो छोटा सा छिद्र होता है उस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। अगला, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण। अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे इसको। वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों का क्रम क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वर्णक्रम। और वर्णक्रम को याद करने का सूत्र क्या है? तो वह इंग्लिश में इसे बेबीगोर बोलते हैं और हिंदी में इसे बैजानी हपी नाला बोलते हैं। क्लियर? फिर लास्ट पॉइंट, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। आप यदि ये पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो एक भी नंबर का आपका पेपर से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है? हाँ, ये वर्णक्रम का जो अपन ने सूत्र बताया था, बैजानी हपी नाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा और पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस प्रकार से हमारे वर्ण विक्षेपण के ये जो 7 रंग हैं उनको इस सूत्र से याद किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ये पूछा जाता है डायरेक्टली, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो अपन आंसर लिखेंगे प्रकीर्णन के कारण। अगला, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए क्या होता है? अधिकतम। तो स्वाभाविक सी बात है कि लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा? न्यूनतम। एक वर्णी प्रकाश में वर्ण विक्षेपण नहीं होता। अगला पॉइंट है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। ये 2 पॉइंट आगे के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को पड़ता है। क्लियर हुआ? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़े, ठीक है, या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़े, ये बात सही नहीं है। जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है, ठीक है, किसी भी अमावस्या को पड़ सकता है, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ेगा।
क्लियर। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये लास्ट के ये जो तीनों अभी अपन देख रहे हैं 21, 22 और 23, ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। अगला, परावर्ती दूरवर्ती में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दूरदर्शी होता है उसमें काय का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। फिर आता है अगला, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो अधिक चमकीला होता है। ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, तो इसका आंसर अपन देंगे प्राथमिक। अगला, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का जो निवारण है वो उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वैषम्य दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वह है 1+D/F, यानी कि 1+D/F। क्लियर हुआ, ये याद कर लेना। इतने जो अपन ने टोटल 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, इन्हीं में से हमारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए। तो इसका आंसर, प्रकाश एक ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है, प्रकाश कहलाता है। अथवा और दूसरे तरीके से डेफिनेशन, जिसको जिस प्रकार से याद हो जाए कर लेना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके गुण, तो पहला गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम है तो भी गमन कर जाएगा और अमाध्यम नहीं है तो गमन कर जाएगा, तो भी गमन कर जाएगा। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, प्रकाश का जो वेग होता है वायु या निर्वात में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और लास्ट पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है। ये सब घटनाएं प्रकाश के अंतर्गत होती हैं। क्या क्या, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि। क्लियर। अब अभी यहाँ पर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था दूसरे नंबर का, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता, अर्थात इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। जैसे जबकि जो ध्वनि होती है, ध्वनि के बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोले माध्यम की आवश्यकता तो ध्वनि में होती है। ठीक है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के 2 नियम लिखिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। आप देख रहे हो एक किरण ए से लेकर के आ रही है, ओ बिंदु पर टकरा रही है और ओ से सीधे बी की ओर जा रही है। तो जो ए से लेके ओ तक जो आने वाली किरण है ये आपतित किरण है, ओ से टकरा करके बी की ओर जाने वाली किरण हमारी परावर्तित किरण है। और ओ जो है वो आपतन बिंदु है। ओ और एन के बीच में अपन देख रहे हो, लाइन देख रहे हो, इसको कहते हैं अभिलंब। कैपिटल एम और कैपिटल एम डैश जो है यह है हमारा परावर्तक सतह है, और ये नीचे डॉट 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 जो लाइन है ये हमारा क्या है, उस सतह पर पॉलिश की हुई है। ठीक है, क्या की गई है, पॉलिश की गई है। क्लियर हो गया। चलिए तो ए ओ हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, ओ बी हमारी क्या हो गई, परावर्तित किरण, ओ एन क्या हो गया, अभिलंब, एम एम डैश क्या हो गया, परावर्तक सतह, और ओ जो हो गया आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर हमारी ये तीनों मतलब क्या हो रहे मिल रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यदि जैसे मान लीजिए आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 40 डिग्री। क्लियर। दूसरा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी यानी तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही तल में। अभी अपन ने पीछे डायग्राम में देखा है कि नहीं देखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु क्या था, ओ, तो ओ पर जो अभिलंब बन रहा था, क्या बन रहा था, ओ एन, सभी एक ही तल में होते हैं। बात आ गई समझ में।
तो ये परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। विकल्प में सीधा पूछा जा सकता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तब हम लिख देंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। बात समझ में आ गई है? एक ऑब्जेक्टिव सीधा पूछा जाता है कौन सा? यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन का मान कितना होगा, तब आप बताओगे 60 डिग्री। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और अपवर्तन के नियम लिखना है। तो परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या होता है? परावर्तन में प्रकाश सतह से टकरा करके लौट जाता है और अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह क्या हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही क्या होता है? अपवर्तन होता है। चलिए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। डायग्राम में आप देख रहे हो ए से लेकर के एक किरण आ रही है बी बिंदु तक, तो ये आने वाली किरण हो गई हमारी क्या? आपतित। पहला माध्यम हमारा क्या है? वायु। अब वायु से लेकर के वो प्रवेश कर रही है किसमें? कांच में। तो जैसे ही वो कांच में प्रवेश करती है तो आप देख रहे हो उसका मार्ग थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो बी से लेकर सी तक के बीच की जो किरण है यानी बीसी जो किरण है ये काम किसका करेगी? अपवर्तित किरण का। ठीक है, लेकिन फिर यही किरण बिंदु सी से यानी कि कांच से अब बाहर निकल करके जा रही कहाँ पर? वायु में। तो फिर इसका मार्ग क्या हो गया है? बदल गया है। तो सी से लेकर के डी तक देख रहे हो मार्ग बदला हुआ प्रतीत होता है। तो सी डी हमारे लिए क्या है? निर्गत किरण का काम करती है। अब देखो यहाँ 2 कंडीशन भी दी गई हैं आपको, मैंने लिख दी बगल में। ए बी जो है आपतित किरण और बी सी क्या है? अपवर्तित किरण। लेकिन किस कंडीशन में? जब किरण वायु से कहाँ प्रवेश करती है? कांच में। लेकिन वही चीज़ जब ये कांच से कहाँ जाती है? वायु में। तो जो बी सी है वो आपतित किरण का काम कर रही है और जो सी डी है वो अपवर्तित किरण का काम कर रही है। तो वहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो आपतित किरण हमारी केवल ए बी है और सी डी क्या है? निर्गत किरण। क्लियर हो गया? चलिए अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम वही वाला जो अपन ने परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, पहले अपन याद कर चुके हैं। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपतन कोण की ज्या जिसको बोलते हैं साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या जिसको बोलते हैं साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह सदैव नियतांक होता है यानी कि फिक्स होता है। तो अर्थात साइन आई और बटे साइन आर बराबर का नियतांक, और नियतांक को यहाँ पर म्यू लिया गया है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है स्नेल का नियम लिखिए तो आप लोगों को यही दूसरा पॉइंट पूरा लिख देना है। क्या लिख देना है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर का साइन आई बटे साइन आर, और यही आपका क्या है? स्नेल का नियम। ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि दूसरे अपवर्तन के दूसरे नियम क्या की खोज किसने की थी? तो वो था मतलब स्नेल ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? सचित्र समझाना है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो सुनिए, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जैसे श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारा तो कितने में विभक्त हो जाता है? तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल सी बात है। वर्ण विक्षेपण से क्या होते हैं? जो रंग प्राप्त होते हैं 7, उनको हम क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं, या इंग्लिश में उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। कौन कौन से रंग प्राप्त होते हैं? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन रंगों को एक सूत्र के द्वारा याद रखा जाता है, जिस सूत्र को क्या कहा जाता है? बै जा नी ह पी ना ला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इन सभी चीज़ों को अपन स्टार्टिंग में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनमें अपन पढ़ करके आए हैं। तो समझ में आ गया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? चलो अब इसको अपन क्या करते हैं? अपन डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं कि किस प्रकार से किरण जाती है, कौन कौन से रंग बन जाते हैं। तो ये है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजर रहा है और पर्दे पर आप देख रहे हो, तो अगर नीचे से देखें तो VIBGYOR ये लिखा हुआ है।
वी से वायलट यानी बैगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो श्वेत प्रकाश है जब उसको अपन प्रिज्म से गुजारते हैं तो कितने रंगों में व्यक्त हो जाता है? 7 रंगों में, और इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी हैं। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन को अगर विचलन की जगह पर प्रकीर्णन शब्द भी आ जाए कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो भी हम क्या करेंगे? बैगनी ही लिखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, तो भी बैगनी ही लिखेंगे। अगर लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है, तो इसका मतलब है लाल रंग का प्रकीर्णन भी सबसे कम होगा, लाल रंग का विचलन कोण भी सबसे कम होगा। इसके जस्ट उल्टे हैं, कौन से? नीचे लिखे हुए हैं। तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और वहाँ पर एक चीज छूट गई है, प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग है अपने कौन से? हरा, नीला और लाल। इनको अपन हनीला नामक एक सूत्र से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 5वां। सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसके 2 उपयोग लिखिए। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कई क्षेत्रों में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है, जो कि अपन को केवल 2 लिखने हैं। तो पहला है अपना चिकित्सा के क्षेत्र में, और दूसरा क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधानों में। आप लोगों ने देखा होगा नाक, कान, गला आदि के जो डॉक्टर होते हैं, जब आप लोगों से कभी कभार जाते हैं उनको दिखवाने के लिए, तो एक हाथ में एक लेंस टाइप का लिए रहते कि नहीं रहते हैं, ठीक है? तो वो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। इस वजह से इसका चिकित्सा के क्षेत्र में और वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 6वां क्वेश्चन है, लेंस किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? और लेंस के 4 उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले अपन लेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 सतहों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक सतह गोलाकार होती है। देखो कितनी सतहें होती हैं? 2, लेकिन दोनों में से हो सकता है दोनों गोलाकार हो, लेकिन कम से कम एक सतह तो क्या होगी? गोलाकार होगी। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे पूछ दे लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बता देना अपवर्तन के सिद्धांत पर। लेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा क्या होता है? अवतल। अब लेंस के अपन को उपयोग भी लिखना है। तो लेंस के उपयोग निम्न है। नंबर 1, कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, प्रोजेक्टर में और दूरबीन में। इन सभी चीज़ों में लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखिए। तो जो उत्तल लेंस है उसकी विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, यह बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। दूसरा, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। क्या करता है? एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, दूरदृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गई उत्तल लेंस की विशेषताएं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आप सीधा ये दूसरा पॉइंट लिख देना पूरा का पूरा। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगर उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाएगा। किसको? अवतल को, क्योंकि वो क्या करेगा? फैलाएगा। ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है, वो क्या कर देता है? फैलाता है। चलो पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया। अवतल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता, इसका उल्टा होगा, यह बीच में क्या होता है? पतला और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। दूसरा, यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे। निकट दृष्टि दोष के निवारण में भी इसका क्या होता है? उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है दूरदृष्टि दोष के निवारण में, और अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में। बात आ गई समझ में। उत्तल लेंस है उसको अभिसारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह क्या करता है? जो प्रकाश की किरण है उसको एक बिंदु पर एकत्रित करता है, ठीक है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में क्या होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, और ये जस्ट इसका क्या है? उल्टा है, ठीक है। कि जो अवतल लेंस है वो क्या होता है? बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है? मोटा। तो अब आपका यहाँ पर उत्तल लेंस, और अगला क्वेश्चन जो आ गया प्रश्न क्रमांक 9,
उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो ये जो 3 विशेषताएं उत्तल की लिखवाई और 3 अवतल की लिखवाई, यही आपका क्या है, अंतर है। क्लियर है? तो आपसे अंतर भी आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें एक अंतर बस डिफरेंट है जो वहाँ पे नहीं लिखवाया गया है, और क्या है, उत्तल लेंस में देख पा रहे हैं आप, तीसरा पॉइंट, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है, और अवतल लेंस में क्या लिखा है कि दूरदर्शी में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ से अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है या अवतल का, तो आप क्या बताएंगे, उत्तल लेंस का। और दूरदर्शी में इसका किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस का। तो अब सुनिए, अगर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जो दूरदृष्टि दोष के निवारण में, और अवतल लेंस किस में है, अवतल, तो ये निकट दृष्टि दोष के निवारण में है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, ग्रहण किसे कहते हैं। तो ग्रहण, ब्रह्मांड में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखो, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा भी सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा। लेकिन होता क्या है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। और जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे तो क्या होगा, किसी एक पर क्या नहीं होगा, प्रकाश नहीं पड़ पाएगा। या तो चंद्रमा के ऊपर प्रकाश नहीं मतलब पहुंचेगा, या फिर पृथ्वी के ऊपर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य के पास तो प्रकाश है, तो सूर्य से तो प्रकाश निकलता ही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु में पढ़ाया था कि किसका प्रकाश है और किसका प्रकाश नहीं है। तो सूर्य आपका दीप्त वस्तु में था और चंद्रमा और पृथ्वी किस में था, अदीप्त में। इनका खुद का प्रकाश तो है नहीं। तो अगर सूर्य से अगर बीच में आ गया, मान लो सूर्य तो ज्यों का त्यों है, पृथ्वी अगर बीच में आ गई तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब एक छाया सी दिखाई देने लगी, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो सीधा आपको ये नाम क्या कर लेना है, लिख लेना है। और मानव नेत्र के जो नाम हैं, दृढ़पटल, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना, जलीय द्रव, पीत बिंदु, नेत्र लेंस। क्लियर है? तो अभी अपन इसके पहले चर्चा कर रहे थे किसकी, ग्रहण के बारे में कर रहे थे कि नहीं। तो जैसे सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, तो चंद्रमा कौन कहाँ आ गया, बीच में। तो अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे तो पड़ेगा लेकिन पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो वो क्या हो जाएगा, एक पृथ्वी पर हमें छाया दिखाई देगी। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ग्रहण। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि पृथ्वी बीच में आ गई और तो फिर चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो इस स्थिति को भी हम क्या कहेंगे, ग्रहण कहेंगे। एक को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। तो सीधी बात यह है कि जब चंद्रमा पर छाया पड़ने लगे चंद्र ग्रहण, और जब पृथ्वी पर पड़ने लगे तो सूर्य ग्रहण। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, मानव नेत्र का सुंदर नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां है, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश किरणों का पथ दर्शाइए। तो ये भी आपको डायग्राम क्या कर लेना है, बना लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आएगा, तो केवल चित्र बनाने के लिए आएगा। मानव नेत्र का भी आएगा तो केवल चित्र बनाने के लिए आएगा। चित्र में ही अपन को जब उसका नामांकन करना है तो नाम ही अपने पेपर में एक उसके पहले क्वेश्चन लिखा था, तो अपन नाम भी क्या कर सकते, याद कर लोगे तो अपन से वो वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक वर्णक्रम एवं काल्पनिक वर्णक्रम में अंतर बताना है। तो जो वास्तविक वर्णक्रम है और काल्पनिक को अपन आभासी भी बोलते हैं। तो देखो, एक साइड वास्तविक वर्णक्रम और दूसरे साइड आभासी। वास्तविक वर्णक्रम जो होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब किसी भी दिशा से देखा जा सकता है और आभासी जो प्रतिबिंब वर्णक्रम है इसे निर्गत प्रकाश की दिशा से ही देखा जा सकता है और अन्यथा किसी दिशा से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा अंतर है, यह स्रोत के विपरीत ओर प्राप्त होता है। वास्तविक वर्णक्रम जो होता है वो विपरीत होता है और आभासी वर्णक्रम जो होता है यह वर्णक्रम स्रोत की ओर ही प्राप्त होता है। जिस ओर स्रोत होता है, कौन सा स्रोत, प्रकाश स्रोत, उसी ओर हमें यह वर्णक्रम क्या होता है, प्राप्त होता है। जबकि वास्तविक वर्णक्रम जो होता है वो क्या होता है, स्रोत के, किस स्रोत के, प्रकाश स्रोत के विपरीत ओर प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? तो अपना ये वास्तविक वर्णक्रम और आभासी वर्णक्रम में अंतर हो गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्णक्रम को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तब आप क्या लिखोगे, वास्तविक वर्णक्रम को। किस वर्णक्रम को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी वर्णक्रम को। ठीक है, या फिर काल्पनिक वर्णक्रम को।
किस वर्णक्रम को किसी भी दिशा में देखा जा सकता है? तो वास्तविक वर्णक्रम को। तो शायद आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरा में अंतर लिखिए। तो मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरा में अंतर निम्न है। पहला, मानव नेत्र में यह सजीव है। मनुष्य का जो नेत्र है यह भी एक लेंस की भांति कार्य करता है, तो ये कैसा है? सजीव है। जबकि फोटोग्राफिक जो कैमरा है वो कैसा है? वो तो निर्जीव है। दूसरा पॉइंट, मानव नेत्र जो है उसमें पेशियों की सहायता से इसकी उत्तलता को या तो कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है, लेकिन जो फोटोग्राफिक कैमरा है उसकी जो उत्तलता है उसको ना तो अधिक किया जा सकता ना कम किया जा सकता, वो तो फिक्स रहती है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, इससे बना प्रतिबिंब अस्थायी होता। मनुष्य के नेत्र में जैसे अपन ने कोई चीज़ देखी तत्काल मतलब नज़र तो वहाँ से हटाई गई, बाकी दिमाग में स्थायी वो बना है वो अलग बात है। ठीक है, उसमें ना परेशान होना। तो जो प्रतिबिंब होता है वो अस्थायी बनता है, लेकिन जो फोटोग्राफिक कैमरा है इसमें बना प्रतिबिंब स्थायी होता है। जैसे आज हमने एक फ़ोटो खींच ली, अब उसको अगर हम 10 साल बाद भी देखें तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? स्थायी। लेकिन अगर आज हमने किसी व्यक्ति को देखा और 2-4-6 दिन बाद बोला तो अपन यही कहते हैं यार हाँ यार कहीं देखा देखा सा लगता है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता। यही बात है कि अस्थायी होता है। चौथा है, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है और इसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 16वां, चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। यह किस दिन होता है? अभी हम आपको इसको समझा तो चुके हैं पहले कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। क्लियर। तो शर्तें देखें, पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आनी चाहिए। मैंने बताया था चंद्रमा पर छाया पड़नी चाहिए। ठीक है, अब ये सूर्य तो फिक्स है, सूर्य से प्रकाश जा रहा है, बीच में कौन आ गया है? पृथ्वी। तो अब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है, नहीं पड़ पा रहा है यानी चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, खत्म का। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो बीच में क्या होना चाहिए? पृथ्वी। इसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। क्लियर हो गया। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये तीनों एक सीध में होना चाहिए। यहाँ वहाँ अगर होंगे तो फिर ग्रहण नहीं पड़ेगा, जब ये तीनों एक सीध में हो जाएंगे तब ग्रहण पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर यह किस दिन होता है? तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो सदैव कब पड़ता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण सदैव कब पड़ता है? पूर्णिमा को। और ये बात भी बता दी थी कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। बताया था कि नहीं बताया था? तो अब आप लोगों को चंद्र ग्रहण भी समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर सूर्य ग्रहण की बात हो तो बस जहाँ पृथ्वी है वहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रमा, और जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर पृथ्वी। बात डन है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव, दूरदृष्टि दोष का कारण बताइए। तो दूरदृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया? अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाया है, तो आप लोग बता सकते हो कि प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो ये भी हम आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुके पॉइंट में। लास्ट पॉइंट था शायद 30 नंबर का, 1+d/f। अदीप्त वस्तुएं हैं चंद्रमा, टेबल, लकड़ी या ये सभी। तो दीप्त वस्तुओं और अदीप्त वस्तुओं के मैंने बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो स्टार्टिंग में लिखवाए थे। शुरुआत में जिसने वीडियो को देख रहा है, स्टार्टिंग से जो बच्चा देख रहा है उसको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे, मानव नेत्र का दृष्टिपरास कितना होता है? तो ये भी बताया था 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होता है। फिर है, अवतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? पार्थिव दूरदर्शी में, परावर्ती दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में और साधारण दूरदर्शी में। तो ये भी लिखवाया आपको कि परावर्ती दूरदर्शी जो C नंबर पर लिखा हुआ है, परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अभी अपने ये कितने ऑब्जेक्टिव हो गए? 6 ऑब्जेक्टिव हो गए। आगे भी पढ़ रहे हैं अपन। तो ये आप लोगों को समझ में आ गए कि नहीं आ गए हैं? क्या था अपना? अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं जो थी अपनी, मैंने बताया था कि जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं, और जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाती? हमारी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए 7वें विकल्प पे देखते हैं। खालिस्तान आ गया। विचलन कोण का मान ... रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो आपको बताया गया है कि विचलन कोण का मान सर्वाधिक बैगनी रंग के लिए होता है। अगला खालिस्तान है, अपवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता कौन है? तो अपवर्तन का नियम किसने खोजा था? तो ये खोजा था स्नेल ने। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? ये भी आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया गया है, बैगनी। वर्ण विक्षेपण किसमें नहीं होता? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया गया है। एक वर्णी प्रकाश में वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा क्या होती है? तो ये कम होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आपका आभासी होता है। आभासी होने के साथ साथ बड़ा भी होता है।
अगला, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। अगला, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, तो स्वस्थ, अगर दूरबिंदु की बात है वो तो अनंत होता है। अगर स्पष्ट दृष्टि की बात है तो 25 सेंटीमीटर होता है, और दृष्टिपरास की बात होती है तो 25 से लेकर के अनंत तक होता है। अगला, सूर्य ग्रहण सदैव कब पड़ता है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया कि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो वायु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 13वां, डॉट 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 लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है, तो बताया गया था बीच में मोटा और किनारों पर पतला, तो ये उत्तल लेंस होता है। और अगर बीच में पतला है किनारों पर मोटा है तो फिर ये अवतल लेंस होता है। ये सब अगर आप लोग स्टार्टिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लिखवाए यानी मैं आपको बताए हैं महत्वपूर्ण बिंदु, अगर वो आप लोग पढ़ लोगे तो आपसे A to Z विकल्प बन जाएंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर एक अगर अपन और ऑब्जेक्टिव देखना चाहें कि सूर्य ग्रहण सदैव कब पड़ता है, तो इसमें लिखा अमावस्या को। ऐसे ही चंद्र ग्रहण सदैव कब पड़ता है, तो ये पड़ता है कब, अपना पूर्णिमा को। खत्म काम। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो बिल्कुल अच्छे से रट के जाना है। 3 × 10⁸ न्यूटन × मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर अगर अपन बात करते हैं विचलन कोण के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। अब बर्तन का नियम भी अपन ने पढ़ लिया। बर्तन का नियम जो था वो स्नेल ने दिया था, क्या था, sin I / sin r और बटे का म्यू, सॉरी sin I / sin r बराबर का म्यू। तो लगभग अपन लोगों ने सब पढ़ लिए हैं। चलिए मैचिंग देखो। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है, स्टार्टिंग में पढ़ाया है। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष के लिए, तो जरा दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस। वैषम्य दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, बेलनाकार। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, पूर्णिमा को। अब आप लोग परेशान हो गए कि सर चलो निकट और दूर, ये जरा, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब दूर में क्या होता है, दूर की तो दिखाई देगी लेकिन पास की दिखाई नहीं देगी, तो क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। आज जब ना तो दूर की दिखाई देती है और ना पास की दिखाई देती है तो वो क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। अब वैषम्य दृष्टि दोष क्या होता है, तो वैषम्य दृष्टि दोष क्या होता है, जब मनुष्य अपने सामने जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनमें अंतर समझ नहीं पाता है, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है कि कौन ऊर्ध्वाधर है और कौन क्या है, क्षैतिज हैं। तो अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष होगा, वैषम्य दृष्टि दोष होगा। क्लियर हो गया। और इन सभी दोषों के निराकरण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये चारों लेंसों के अपन ने चारों दोषों के लिए कौन कौन से लेंसों का प्रयोग किया जाता है ये अपनी मैचिंग में क्लियर हो गया। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण अपना क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा को पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण अपना अमावस्या को पड़ता है। एक शब्द में उत्तर देखें। अपवर्तन के दूसरे नियम के खोजकर्ता कौन है, बार बार बता चुका हूँ, अभी तक सुनते ही सुनते याद हो गया होगा आप लोगों को, स्नेल। अवतल दर्पण का उपयोग किस दूरदर्शी में किया जाता है, तो अवतल दर्पण का परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग होता है कि नहीं होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग होता है, तो सबसे ऊपर होता है। यदि लेंस की क्षमता 2D, डी मतलब होता है यहाँ पर डायप्टर, ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो लेंस की क्षमता अगर कितनी है, +2 डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है, कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो अधिक चमकीला होता है। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये बात नहीं बता पाई थी तो अब आप लोग याद कर लेना। कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से, देखिए पृथ्वी कहाँ आ गई है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो स्वाभाविक सी बात है कि चंद्र ग्रहण पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब उत्तल लेंस की कोई एक पहचान लिखिए, तो हमने कितनी पहचान, मतलब एक तो सीधी सीधी पहचान है, उत्तल क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। अगर इसी की जगह पर अपना क्वेश्चन आ जाता है कि अवतल लेंस की पहचान लिखिए, तो हम क्या लिख देंगे, या बीच में पतला होता है किनारों पर मोटा होता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई है, तो ये थे आपके एक शब्द में उत्तर और आप लोगों को समझ में भी आ गए हैं। चलो यहाँ पर एक नई चीज़ अपन को देखने को मिली है जो अपन ने पढ़ाई नहीं है, और वो क्या था, 2D, डी मतलब होता है डायप्टर। अब ये इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वह डायप्टर है।
क्या है? डायप्टर। इसको याद किए रहना। और डायप्टर का संकेत क्या है? तो ये कैपिटल डी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक डायप्टर को डिफाइन कीजिए यानी कि परिभाषित कीजिए, तो आप 10th क्लास में इस चीज़ को पढ़ करके आए हो डायप्टर को, ठीक है। कैसे? किसी लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक डायप्टर होता। क्लियर हो जाएगा। चलो, तो डायप्टर के बारे में अपन से बन जाएगा, तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते